हम फ्रेम वर्ड समझ गए। आम बोलचाल की भाषा में यदि अपन बात करें तो फ्रेम कुछ भी नहीं है। फ्रेम अपन ये बोल सकते हैं जिस ऑब्जर्वर ने जिस सराउंडिंग में उस किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन किया है, उस सराउंडिंग को हम फ्रेम बोलते हैं। लेकिन हमने उसको थोड़ा सा टेक्निकल बोला, सराउंडिंग की जगह हमने बोल दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन किया गया है। तो फ्रेम इज एन कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड या एसोसिएटेड विद एन ऑब्जर्वर, ठीक है। और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को वो ऑब्जर्वर हमेशा किस पर मानेगा? रेस्ट पर, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग उस चीज को ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। तो हमने बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चूजन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब ये अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग होगी, आपको मालूम चलेगा, या कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसी में ये बात करूं कि भाई आपका फेलो पैसेंजर, आपसे पूछूं कि आप S2 के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं या AC2 के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपने बोला कि आपका फेलो पैसेंजर यहां से उठकर वो गेट तक गया, तो मैंने बोला बताइए आपने उसका कितना डिस्प्लेसमेंट देखा। तो इस क्वेश्चन में मालूम चल रहा है कि मुझे पैसेंजर का डिस्प्लेसमेंट कहां से देना है? ट्रेन में देना है। तो इसका मतलब मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ट्रेन को ही रेफरेंस फ्रेम लेना होगा। लेकिन यदि मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि भाई ट्रेन जैसे चलिए न्यू दिल्ली से और वो कोटा तक पहुंच गया, तो मैंने बोला बताइए कि उसका पोजीशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यदि मैं उसका डिस्प्लेसमेंट न्यू दिल्ली से, कोई मेंशन नहीं किया मैंने कि कौन ऑब्जर्वर देख रहा है या क्या देख रहा है, और वो न्यू दिल्ली से चली और कोटा तक पहुंचा है, तो इसका ये मतलब हो गया कि वी आर डिफाइनिंग या आस्किंग द क्वेश्चन इन ग्राउंड फ्रेम। यही मैंने बोला है कि यदि आपको कुछ डिफाइन नहीं किया गया है तो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉट गिवन, अर्थ इज टेकन एज द रेफरेंस फ्रेम। अर्थ और ग्राउंड एक ही बात हुई, ठीक है ना। अपने लिए मैक्सिमम जितना भी अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसे अपन को मालूम है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन कर रही है और सन के अलॉन्ग भी रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अगर अपन अपने फिजिकल फिनोमिनास को देखें तो हम अपने आप को किस पर मानते हैं? रेस्ट पर। यदि हम अपने आप को रेस्ट पर मानते हैं तो हमने मान रखा है, अज्यूम कर रखा है कि अर्थ इज एट रेस्ट, अर्थ इज एट रेस्ट। तो यहां तक अपने फ्रेम की बात हो गई है, ठीक है ना। फ्रेम दोबारा रिकॉल करा रहा हूं, फ्रेम जो है वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेजेस में क्लियर होगा कि किस जगह से किस बंदे के लिए पूछा जा रहा है। यदि कोई बंदा ट्रेन में है और वही ऑब्जर्वर है, वही किसी और चीज को ऑब्जर्व कर रहा है या किसी फेलो पैसेंजर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन लेना होगा या हमें ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात करनी होगी। दूसरी बात, यदि कुछ गिवन नहीं है, आपको कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर कौन ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर किस सराउंडिंग में है, तो इसका मतलब वी विल टेक अर्थ एज अ रेफरेंस फ्रेम। अगर कोई सराउंडिंग नहीं गिवन है, ऑब्जर्वर क्लियरली मेंशन नहीं है क्लास क्वेश्चन के अंदर, तो आप किसको लेंगे? अर्थ को। और अर्थ इज टेकन एट रेस्ट, अर्थ इज अज्यूम टू बी एट रेस्ट। क्लियर है? अब अपन आ जाते हैं मोशन। तो हमने बोला सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू डिफाइन मोशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। आपने सुना होगा 9th क्लास में भी अपन इस चीज को देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? तो डिस्प्लेसमेंट है चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, पोजीशन का जो चेंज है वो अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इसी को अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोलते हैं? फ्रेम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि मैंने लिया, अब पार्टिकल यदि यहां पर है ए पे, तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को बताने वाले उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा जब वो ए पर है।
अब मैंने बोला थोड़ी देर बाद यही पार्टिकल चल के पता नहीं कैसे चल के कैसे ये बी पर पहुंच जाता है। पाथ इसका मुझे डिफाइन नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन का, तो आर फाइनल हो गया, ये आर इनिशियल हो गया। इसका ये मतलब है कि ये कहीं से भी मूव करता हुआ, कैसे भी मूव करता हुआ, ऐसे पाथ से भी यहां पहुंच सकता है, लेकिन ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो मतलब चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन को देखा जाएगा इस वेक्टर से। आपने बोला, आपने वेक्टर चैप्टर में जो पिछला अपन ने पढ़ा था उसके अंदर आपने देखा पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, वेक्टर होगा, और इसी चीज का नाम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगर इस जगह से देखें अपन तो इसका मतलब यहां पर, अब मैं वेक्टर से बता रहा हूं, तो यहां दो हेड है और यहां दो टेल है, तो फाइनल पोजीशन ये जो हो जाएगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से अपन लिख सकते हैं आर इनिशियल बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन प्लस एस वेक्टर इज नोन एज आर फाइनल। तो इसका मतलब एस वेक्टर इज रिटन एज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये दो पोजीशन वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से आता है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। अब एक बात देखिए, अब मैं यहां से कहीं से भी कोई सा भी पाथ लेकर, ये तो एक पाथ मैंने लिया, ये ऐसे भी आ सकता था, मैं इधर से भी आ सकता था, लेकिन मेरा जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा ये रहेगा, चाहे मेरा पाथ कुछ भी हो, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल यही रहेगा। इसका मतलब मैंने यहां पर ये बोल दिया ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि अपन चले, ए और बी के बीच में इससे छोटी डिस्टेंस नहीं बनाई जा सकती, जो भी बनाया जाएगा इससे बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is known as magnitude of displacement. Shortest distance between initial and final position is known as displacement. यहां तक क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एस। इसको किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एस। ठीक है ना। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अपने पास इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, तो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन जो है वो मीटर में होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट से बताते हैं। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपने लिए, इसकी यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट मीटर। ये एसआई यूनिट है, आप चाहें तो जितनी भी लेंथ की यूनिट है वो सब यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी आपको यूज करना है, कन्वीनियंट जो भी होगा, लेकिन एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो इसका आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी को हमने बोला अगर दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन से आता है तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका इसके अंदर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होगा, एंड इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, अगर अपन ये देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर रहा है क्योंकि ये वेक्टर है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसका। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको एस से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर। चलिए सेकंड अपन पैरामीटर जो अपन जनरली काइनेमेटिक्स में देखते हैं, मोशन में देखते हैं, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड और ट्रेवर्स्ड। इसी को ही अपन बोल सकते हैं ट्रेस, मतलब जो उसने पाथ बनाया है,
ठीक है ना, उसी को ट्रेस बोलते हैं। और इसी को एक और लैंग्वेज में वर्ड देखें, इसका सिनोनिम देखें तो ट्रेवर्स्ड भी बोलते हैं। ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। तो इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ द पाथ होता है। यदि अपन ने यहां से यहां देखा तो आपने देखा था कि ए से यदि बी आ रहा है, ए से यदि बी आ रहा है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, चाहे वो कैसे भी आए। लेकिन यदि अपन यहां से देखें तो यदि वो ऐसे घूमते हुए आ रहा है तो इस पूरे कर्व का जो लेंथ होगा या जो इसका पेरीमीटर होगा इस कर्व का, वो पेरीमीटर जो हो जाएगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं है, फिजिक्स में मैथ्स की लैंग्वेज में इस चीज को बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। अरे बात समझ गए? तो इसी से, वैसे तो अपना जनरली फिजिक्स में यूज होता नहीं है, लेकिन यदि मैं इसी को थोड़ा रैंडम बना ले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, ये अपने पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए तो ये अपने पास स्पेस ही हो गया, स्पेस हो गया। यदि यहां से मैंने बोला ये ए से यदि बी तक जा रहा है इस कर्व पाथ पर, तो ये चीज तो इसका डिस्प्लेसमेंट शो करेगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और इस रास्ते को फॉलो किया तो इस चीज को अपन बोलेंगे, इस पाथ की लेंथ को अपन बोलेंगे, इस पाथ की लेंथ को अपन बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर है यहां तक? तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द पाथ। पेरीमीटर का मतलब भी क्या होता है, इसके अलोंग यदि धागे को रख दिया जाए तो उस धागे की कितनी लंबाई होगी जो रास्ते के अलोंग रख देंगे, तो उस लेंथ को अपन क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ या पेरीमीटर में कभी आपने देखा होगा कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। एंड एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज अगेन मीटर। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नीट्यूड लगाया तो ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ये आपने अभी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब उससे छोटी डिस्टेंस हो नहीं सकती दो पॉइंट्स के बीच में, तो इसका मतलब उससे छोटी हो नहीं सकती, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इक्वल टू कब होगा, तो इक्वल टू की बात करें तो इट इज इक्वल व्हेन पार्टिकल इज moving on straight line without changing its direction। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो और उसकी डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग, इस दो जगह आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। अगर मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश करूं तो यदि मैंने पेन को ऐसे फेंक दिया तो पेन का ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल अपन ने जो ज्वाइन करा वो एक स्ट्रेट लाइन है और पेन ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, तो इस क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही चीज होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पेन इज सेम। लेकिन यदि मैं इसी पेन को ऊपर उछालूं और वापस नीचे आने दिया तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो इसका मतलब यहां पर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो स्ट्रेट लाइन होते हुए भी ये चीज जो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। जब ये पेन मेरे हाथ से मैंने उछाला और ये ऊपर जाकर नीचे आया तो इसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज माय हैंड। इनिशियल और फाइनल पोजीशन यदि मेरे हाथ ही है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज जीरो। हाथ से हाथ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। बट लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्ड, अगर ये डिस्टेंस h ऊपर गया है और h ही नीचे आया है तो लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 2h। तो लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्ड इज 2h व्हाइल डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो 2h इज ग्रेटर देन h। सिमिलरली यदि यहां पर देखें
तो ये सबसे छोटी डिस्टेंस है और ये इससे बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब यहां पर यदि अपन देखें तो ये इसका जो लेंथ होगा, इस आर्क का जो लेंथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ये जो कॉर्ड होगी, ये जो सिंपल अपन ने लाइन कर, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो फिर आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर है? था चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर भी बात करते हैं। इसमें बोला क्लॉक हैविंग लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को दो तरीके से सॉल्व करता हूं। डिस्प्लेसमेंट में दो तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक तो बोल दिया जो आपने 9th में किया है। 9th में आपने क्या किया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो टिप ऑफ द मिनट हैंड की ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये इसकी जो लेंथ होगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ यदि अपन को निकल जाए तो अपना काम हो जाए। तो इसका मतलब ये मैं निकाल लेता हूं। अब इसको मैं बाय ज्योमेट्री भी निकाल सकता हूं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और मैं इस लाइन की लेंथ निकालनी है। तो इस लाइन की लेंथ कैसे निकाल सकता हूं, मैंने बोला पूरे 12 नंबर्स 360 डिग्री, देयर इज 12 नंबर्स, होल डायल ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। ठीक है ना। तो 12 पार्ट्स में 360 डिग्री कवर किया है। तो इसका मतलब यदि अपन एक नंबर की बात करें तो 12 पार्ट्स में 360 डिग्री कवर किया है। तो इसका मतलब एक पार्ट में उसने किया होगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री, ये 60, 90 एंड 120। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया ये टोटल 120 डिग्री है। बाइसेक्टर लिया तो ये वाला लेंथ हो गया 60, ये वाला हो गया 60। तो इसका मतलब यहां से यदि राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है 90 डिग्री का, तो ये वाली लेंथ है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से ए बी लेंथ को अगर मैं बात करूं तो ए बी कैन बी रिटन एज 20 साइन ऑफ 60। सिमिलरली बीसी की बात करें तो ये भी 20 और यहां भी 60 डिग्री आएगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। टोटल 120 डिग्री है। 4 पार्ट विल कवर 120, 4 into 30। तो एंगल बाइसेक्टर तो 60, तो ये भी 20 साइन 60 ही आएगा। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ दिस लाइन ए सी जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 20 साइन ऑफ 60। साइन 60 √3/2 लिख दिया अपन ने। तो इसका मतलब यदि यहां से s को देखा जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा जाए √3/2, तो 20 √3 वेयर लेंथ ऑफ द हैंड इज इन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 20 √3 सेंटीमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड। मैंने एक और चीज बोली थी कि डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों के लिए नया होगा, ये तो आपने 9th में ही किया हुआ है। 9th को ही मैं रिकॉल कर रहा हूँ। 9th से ही अपन देख रहे हैं, थोड़ा हायर लेवल के भी क्वेश्चन अपन देखेंगे। लेकिन एक तरीका आपने अभी अभी देखा, इट कैन बी रिटन एज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। किसी भी एंगल के लिए पूछा जा सकता था। ये गंदे एंगल जहां ज्योमेट्री नहीं लग रही हो वहां भी पूछा जा सकता था। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपने लिए डिस्प्लेसमेंट होता है और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा आर फाइनल प्लस आर इनिशियल का स्क्वायर मैग्नीट्यूड प्लस सब्ट्रैक्शन है। तो 2r फाइनल r इनिशियल cos थीटा। यदि अपन यहां पर r को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया, माइनस ऑफ 2 cos 120। 2 cos ऑफ 120 cos 120 जो हो जाएगा वो -1/2 हो जाएगा। तो इसका लग ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो इसका लग यहां आ गया 20 √3 सेंटीमीटर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता था आर फाइनल और आर इनिशियल को कैसे यूज कर सकते हैं। ये अपन ने वेक्टर में पिछले चैप्टर में भी देखा होगा।
डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होगा आर्क लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, यहां से टिप एंड ऐसे चला है, तो इसका मतलब यदि ये पूरा पेरीमीटर होता तो मेरे पास पेरीमीटर आता 2 पाई आर, लेकिन पेरीमीटर में ये 360 डिग्री एंगल कवर करता, तो इसका मतलब यहां पर 1/3 ऑफ पेरीमीटर इसने यूज किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द पेरीमीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 120 डिग्री का मतलब 1/3 है, तो इसको बोला जा सकता है 1/3 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 40/3 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल। हमने डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग देख लिया, अब उसको मैथमेटिकल टूल है तो क्या मैथ्स के रूल है, किस क्या फॉर्मूलेज यूज होते हैं, कैसे अपन ने डिफरेंशिएशन का रेट निकालने का तरीका मैथ्स में निकाला है, इस चीज को अपन आगे देखते हैं। मैंने बोला y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, x चेंज होने पर y चेंज होता होगा, ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। मैं एग्जांपल बोल देता हूं, फंक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मशीन बोल सकते हैं, क्या एक रूल बोल सकते हैं जिसकी वजह से x के चेंज होने पर y चेंज हो रहा होगा, से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन x, इनको हम बोलेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x, x बदलेगा तो y बदल रहा है, x बदलने पर y बदल रहा है, x बदलने पर y बदल रहा है, तो इसको अपन ने बोला y इज इक्वल्स टू fx। अगर ये जो चेंज होता है, आपको मालूम है कि यदि x1 और x2 में यदि चेंज बहुत बड़ा होगा तो उस चीज को हम डेल्टा y बाय डेल्टा x बोल देंगे। अगर x2 था, अब मैंने x की जगह 2 की जगह 3 डाला, तो इसका लग गया y की वैल्यू 4, मतलब x2 था तो y की वैल्यू 2 थी, सॉरी 4 थी, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 थी, तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 से 3 करी मैंने, तो इसका मतलब 2 से 3 करी तो y की वैल्यू 4 से 9 हुई, तो इसका मतलब x बदलने पर y बदल रहा है, लेकिन 2 और 3 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। मैंने 2 पर देखी, 3 पर देखी, लेकिन बीच में नहीं देखी, मतलब बीच में भी तो वैल्यूज आई होंगी यदि अगर अपन इसको कंटिन्यूस फंक्शन बता रहे हैं तो इसका मतलब 2 के बाद यदि मैं नेक्स्ट वैल्यू 2 पॉइंट अप टू इनफाइनाइट 0 और 1 डालूंगा, तो इसका मतलब मेरा जो चेंज इन डेल्टा एक्स है वो बहुत छोटा हो जाएगा और ये टेंस टू 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इस एरो का मतलब होता है टेंस, मतलब 0 के बहुत करीब लेकिन 0 नहीं, टेंस टू 0, 0 के बहुत करीब लेकिन 0 नहीं, तो इस चीज को बोला जाता है dx। सिमिलरली यहां भी वही हो गया डेल्टा y, इस एरो का मतलब हुआ टेंस टू 0, तो इसका अलग ये हो जाएगा dy बाय dx। अगर x बहुत छोटा चेंज हुआ है तो y में भी बहुत छोटा चेंज होगा, और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन dy बाय dx। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। इस चीज को अपन बोल रहे हैं, यदि अपन ने यहां देखा तो आप इसको बोल सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, y x की वैल्यू चेंज करना है, तो यहां से मैं देख रहा हूं तो इसको लिखा जाएगा y f x प्लस डेल्टा x, क्योंकि वैल्यू चेंज हुई है। अरे अगर x की इनिशियल वैल्यू x थी और x की फाइनल वैल्यू चेंज करी मैंने, बड़ा चेंज किया, तो x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं। तो x प्लस डेल्टा x डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो इसका लाइक ये चीज डेल्टा वाई बाय डी एक्स होगी। अगर यही टेंस टू 0 कर देंगे तो ये डी वाई बाय डी एक्स बन जाएगा। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब ये कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। इसके लिए अपन ने मैथ्स में कुछ फॉर्मूले देखे, इनको डिराइव भी करते हैं मैथ्स में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, मैं पूरे तो नहीं, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन एक आध को समझा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस।
ठीक है ना। अगर y का वैल्यू कांस्टेंट है, अगर y 2 है से, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 डाल दो तब भी y का वैल्यू 2 रहेगा, x की वैल्यू 2 डाल दो तब भी y का वैल्यू 2 रहेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, x कितना भी बदलो y बदल ही नहीं रहा है। अगर y बदल ही नहीं रहा है तो हाउ फास्ट इज द चेंज में मतलब y का कोई चेंज नहीं होगा। तो इस केस में पहला फॉर्मूला हमारा बन गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहां देखेंगे, अगला बोलते हैं यदि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स हाफ, रूट एक्स, 1/x क्यूब, जो भी चीजें x के ऊपर यदि किसी तरह से डिपेंड करता है, तो dy बाय डी एक्स में y की जगह यदि हम, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा nx n-1। तो हमें ये याद रखना है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है nx n-1। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। ठीक है ना, ये अपना सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड, यदि हम देखें y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो dy बाय डी एक्स, y की जगह साइन एक्स रखा फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos x। सिमिलरली y इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, जितने मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ये सब फॉर्मूले हैं और आपको याद रखने हैं। मैं एक आध डिराइव करके बताऊंगा। y इज इक्वल टू यदि cos x है तो d बाय डी एक्स ऑफ cos x का वैल्यू माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा। ठीक है, यदि y इज इक्वल्स टू लॉग x है तो dy बाय डी एक्स का वैल्यू 1/x हो जाएगा। टू, 3, यदि y इज इक्वल्स टू ई की पावर x है तो d बाय डी एक्स का वैल्यू e की पावर x ही होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा 11th का। ठीक है ना, आपका x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। एक आध दो मैं डिराइव कर देता हूं, मैं इससे चालू करता हूं कि ये क्या बोल रहा है। तो मैंने यहां पर देखा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। मैथ्स में सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं एक आध बता देता हूं आपको समझाने के लिए। तो मैंने बोला x की इनिशियल वैल्यू x थी, फाइनल वैल्यू यदि x की x प्लस डेल्टा x होगी, तो इसका मतलब मेरे पास y फाइनल माइनस y इनिशियल, जिसको मैं डेल्टा y भी बोलूंगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस ठीक है ना, इसको x। ठीक है,
अब यदि यहां देखेंगे कि x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो यहां हो जाएगा डेल्टा x। यदि अपन इस जगह देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी का क्यूब हो गया, a प्लस बी का क्यूब हो गया, तो इसका मतलब यहां पे यदि अपन देखेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस ठीक है माइनस एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास टर्म बनी ये। अब इस वाली टर्म में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां डेल्टा एक्स का क्यूब है और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो ये चीज डीवाई बाई डी एक्स बनेगी। यदि इस चीज को डीवाई बाई डी एक्स बनाना है तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत 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 छोटी होगी। अगर मैं 0.01 का स्क्वायर करता हूं तो 0.01 का स्क्वायर का मतलब या क्यूब का मतलब यदि अपन देखें तो ये हो जाएगा 0.0000 अगर क्यूब की बात करें तो, स्क्वायर की बात करें तो 0.001। अब ये 0.01 था, उसका क्यूब इतना हो गया। अगर आप सोचिए 0.0 अप टू इनफाइनाइट 0, ऐसे इनफाइनाइट 0 एंड देन 1 का क्यूब किया जाए तो ये क्वांटिटी नियरली 0 ही आएगी। अरे ये 2 0 थे तो ये आपके 5 0 में 10 की पावर -2 तो -6 में से कन्वर्ट हो गया, मतलब 6 के बाद आएगा, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब कितना छोटा नंबर हो जाएगा, तो इसका मतलब यदि ये देखा जाए तो ये 0 ही होगा। सिमिलरली स्क्वायर वाला भी क्या होगा 0, यदि ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो जितना छोटा होगा उतना ये 0 की बहुत ही करीब पहुंच जाएगा। अगर आप देखें कैलकुलेटर में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको 2 से डिवाइड करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, वो फाइनली 10 20 25 50 बार के बाद वो फाइनली आंसर दे देगा 0। इसका मतलब उसने बोला इतना छोटा नंबर है कि ये नियरली, कैलकुलेटर बहुत जल्दी दे देता है कि अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात करोगे तो और छोटे, तो इसलिए मैंने 0.00 अप टू इनफाइनाइट 01 की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यदि ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, यहां डेल्टा एक्स कट गया, तो ये आंसर आया 3x²। इसी तरह से यदि मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लेता डायरेक्ट, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, या इस तरह से डिराइव होता होगा। मैंने बाकी इसलिए डिराइव नहीं किया क्योंकि उनमें मैथ्स ज्यादा इन्वॉल्व होगी, लिमिट इन्वॉल्व होगी, और अभी तक आपने लिमिट नहीं पढ़ी होगी या मैथ्स के अंदर आप करेंगे उसी तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर ये मैं डायरेक्ट यूज करता dy/dx, ये तो मैंने आपको जिस तरीके से dy/dx निकला उस तरह से देखा। यदि यहां dy/dx को डायरेक्ट यूज किया जाए तो dy/dx ऑफ यहां क्या है x³, ये आपने फॉर्मूला बताया इस तरह से dy/dx ऑफ x⁴n, तो यहां पर x⁴3 है, यहां x⁴n था, यहां x⁴3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बताया, पावर पहले आएगी तो 3x की जगह x, 3 - 1 n - 1 है ये, तो इसका मतलब 3 - 1 का मतलब कितना हो गया 2, तो 3x²। यहां से भी क्या निकला 3x², यहां से भी क्या निकला 3x²। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन सॉल्व होता होगा। इसको मैथ्स में बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। मैथ्स में आप सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे जब मैथ्स में पढ़ेंगे। मैंने सारे फॉर्मूले डिराइव नहीं किए, आपको फिजिक्स के लिए कहीं भी रेट निकालनी हो तो आपको एटलीस्ट क्लास 11th में इतने फॉर्मूलेस तो आने ही चाहिए। और भी कई फॉर्मूलेस हैं वो अभी इतने जरूरी नहीं है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन भी अपन देखते हैं। व्हाट डज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा डिफरेंशिएशन का, ये देखते हैं। अगर मैं ये नहीं भी बताऊं तो भी यदि आपको डेफिनेशन समझ में आई है डिफरेंशिएशन की, तो भी आप क्लियरली इस चीज को समझ सकते हैं। मैं बाद में डेफिनेशन से आता हूं, पहले जैसे है वैसे देखते हैं। अपन 2 लाइनों को जानते हैं, 9th 10th में भी अपन ने पढ़ा है, सीकेंट एंड टेंजेंट। फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं, 9th में आपने पढ़ चुके हो। लाइन विच टचेस द कर्व एट 2 पॉइंट्स, एट
2 पॉइंट्स आना चाहिए, पर्टिकुलर नहीं, एट 2 पॉइंट्स ऑफ अ कर्व इज नोन एज सीकेंट। ठीक है ना, कर्व में 2 पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन को सीकेंट बोलते हैं। तो P और Q 2 पॉइंट हैं, तो लाइन PQ इज नोन एज सीकेंट। और लाइन विच टचेस द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट हो या टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस। यदि ये PQ बहुत पास आ जाए तो इसका मतलब ये लगभग इस जगह लाइन एक ही पॉइंट को टच कर रही है, तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, सीकेंट। तो इसका मतलब यहां हो गया। अब यदि अपन यहां से देखें, अब मैं देखता हूं, यदि इस जगह देखा जाए तो इस ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR tan alpha is defined as delta y by del x। ये ट्राइंगल है PQR, तो QR लेंथ जो दी जाएगी वो y फाइनल माइनस y इनिशियल, जिसको डेल्टा y बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़े चेंजेस को अपन देख रहे हैं। इसी में बेस हो जाएगा ये, तो ये x फाइनल है, ये x इनिशियल है, तो इस लाइन की लेंथ यहां से यहां तक यदि आपके पास x है, ये x फाइनल है, ये x इनिशियल है, तो ये वाली लेंथ होगी x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब ये। तो tan अल्फा डेल y बाय डेल x होगा। तो इसका मतलब अगर अपन एवरेज क्वांटिटीज को देखेंगे, डेल y बाय डेल x को देखें, तो डेल y बाय डेल x ग्राफिकली कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्लोप, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ सीकेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हम यहीं से देखें तो मैंने बोला कि, आपने बोला कि यदि इसी में डेल्टा y टेंस टू 0 कर दिया जाए, मतलब बहुत ही छोटा चेंज, डेल्टा x टेंस टू 0 कर दिया जाए, एरो रिप्रेजेंट टेंस टू 0, और डेल्टा y भी टेंस टू 0 कर दिया जाए, तो यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dy बाय dx में। इसका मतलब x में बहुत छोटा चेंज होना चाहिए, ये x2 माइनस x1 अभी इतना बड़ा चेंज है, इस चेंज को यदि छोटा कर दिया जाए, टेंस टू 0 कर दिया जाए, तो यदि यहां P था तो अगली लाइन जो Q की होगी वो ये होनी चाहिए, बिल्कुल पास में। तो ये P और Q एक कॉन्साइडिंग पॉइंट मिलेंगे, मतलब P और Q, जो यहां P और Q दूर दूर थे, वो P और Q बिल्कुल पास में चिपक के होंगे, और चिपक के होंगे तो आप ये सोच सकते हैं, आपके लिए तो इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा होगा वो PQ एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब PQ को जोड़ने वाली लाइन ये यही बन जाएगा, इसका लिमिटिंग केस, इसको पास लाते गए, P और Q को पास लाते गए ताकि चेंज छोटा हो जाए। तो ये P और Q जैसे ही बिल्कुल पास पास आए होंगे तो ये कॉन्साइडिंग पॉइंट बन जाएंगे, और PQ को जोड़ने वाली लाइन जो यहां पर टेंजेंट थी वो, सॉरी, जो यहां सीकेंट थी वो यहां क्या बन जाएगी, टेंजेंट। इसीलिए मैंने बोला टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, मतलब ये सीकेंट का लास्ट केस होगा। यदि अपन इस चीज को इधर खिसकाते जाएं कर्व में, तो ये सब सीकेंट बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये इधर आता है, ये लाइन जैसे यहां पहुंच जाएगी तो इसका मतलब यही चीज क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में। और उस समय यदि देखा जाए तो dy बाय dx जो होगा, ये जो tan थीटा होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि इसी को एनलार्ज माइक्रोस्कोप में बनाकर देखें तो ये चीज ऐसे होगी। यहां dy दिख रहा होगा, कुछ हल्का सा y तो चेंज ही हुआ होगा, चाहे पॉइंट बना है, और यहां पर यदि ये देखेंगे तो ये क्या होगा, dx। तो यहां पर सेम उसी तरह से अल्फा विल बिकम थीटा, तो मैंने बोला tan थीटा इज गिवन बाय, जैसे यहां पर tan अल्फा डेल्टा y बाय डेल्टा x था, तो यहां पर tan थीटा dy बाय dx होगा। तो इसका मतलब dy बाय dx ये डिफरेंशिएशन है, और ये चीज जो है ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व। तो इसका मतलब ग्राफिकली डिफरेंशिएशन जो होता है, ग्राफिकली अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कर्व, उस इंस्टेंट पे। ये वैसे भी आपने बोला डिफरेंशिएशन क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, तो इस इंस्टेंट पर जो स्लोप होगा टेंजेंट का, वो आपका dy बाय dx से कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। अगर अपन उसका सीकेंट बना लेंगे तो वो अपने क्या वैल्यूज देगा, एवरेज वैल्यूज देगा।
अगर अपन इसको सेकेंड बना लेंगे तो वो अपनी क्या वैल्यूज देगा, एवरेज। और देखो अगर किसी को, मैंने बोला था कि ये डेफिनेशन से भी समझा जा सकता है, इसी चीज का क्या मैंने बोला, व्हाट इज डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हाउ फास्ट वाई और एक्स इज चेंजिंग। अब मैं आपसे सिर्फ सिंपल सी एक चीज पूछ रहा हूं, मैंने सिंपल, आप अगर ये टेन थीटा वगैरह नहीं भी जान रहे हैं तो भी मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने बोला कि यहां पर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट में किस जगह y तेजी से बढ़ रहा है, ए और बी में से किस जगह तेजी से बढ़ रहा है। और जिन लोगों ने यदि क्रिकेट देखा, आईपीएल देखा है, तो वहां पर रन रेट के लिए एक वॉर्म बनाया जाता है, वॉर्म ग्राफ बनाया जाता है। वो एक और बना लेता हूं मैं यहां पर ताकि आप समझ सकें। रन रेट इज सेम एज डिफरेंशिएशन। भाई रेट आ गया, जहां भी वर्ड आता है रेट, तो उस जगह अपन क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यदि किसी ने देखा होगा यहां रन होता है, यहां ओवर होता है। और यदि ये कर्व मैंने ऐसे बनाया, रन रेट का जो होगा, एक तो बार वाला होता है और एक ये वाला होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं यहां पर डी आर मतलब रन बाय डी ओवर। आप मुझे बताइए ए पॉइंट पर और बी पॉइंट में किस जगह रन रेट ज्यादा होगी। जिन लोगों को क्रिकेट का शौक है वो आराम से बता सकते हैं कि ए पर रन रेट कम है और बी पर रन रेट ज्यादा है। अब देखें अपन मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, तो मैंने लगा ये वैसे ही दिख रहा है, ओवर बढ़े लेकिन रन उतनी तेजी से नहीं बढ़े। यहां पर ओवर बढ़े उतने ही सेम, लेकिन रन ज्यादा तेजी से बढ़े। यहां इतने बड़े थे, यहां इतने बड़े। अगर इसी चीज को यहां देखेंगे, यहां यदि मैं टेन थीटा देखूं तो ये वाला एक एंगल बनेगा, यहां पर ये एंगल बनेगा। थीटा 1 और थीटा 2 में थीटा 2 इज मोर, इसका मतलब टेन थीटा 2 बड़ा आएगा। टेन थीटा 2 यदि बड़ा आएगा, टेन थीटा 1 छोटा है, तो इसका मतलब यहां का डी वाई बाई डी एक्स या डी रन बाय डी ओवर इस जगह का ज्यादा है और इस जगह का कम है। अगर आप टेन थीटा नहीं भी देखेंगे तो आपकी आंखें अपने आप बता देती है किस जगह चीजें तेज बदल रही थी, किस जगह चीज धीरे बदल रही है, किस जगह फिजिकल क्वांटिटी तेज बदल रही है, किस जगह फिजिकल क्वांटिटी धीरे बढ़ रही है। आप यहां बिना टेन थीटा बनाए भी आप बोल सकते हैं ए पर चेंज स्लो है और बी पर चेंज फास्ट है, ठीक है ना। आपने बोला नहीं दिख रहा हमें, तो मैंने बोला आप टेन थीटा बना लीजिए, ये मैथमेटिकल तरीका है। टेंजेंट थीटा 1 और थीटा 2 में से कौन सा थीटा बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है। थीटा 2 बड़ा है तो टेन थीटा ही यहां पर बड़ा होगा। टेन थीटा यदि बड़ा है तो इसका मतलब आप बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट बी इज ग्रेटर देन डी वाई बाई डी एक्स एट ए। अगर इसको वैसे भी देखना चाहें तो मैं दोनों जगह लगभग डेल्टा एक्स बराबर ले लेता हूं, सेम। इस जगह भी वो ही डेल्टा एक्स ले लेते हैं। लगभग डेल्टा एक्स में तो दोनों जगह क्या है, बराबर, सेम। लेकिन इस जगह डेल्टा वाई, चेंज इन वाई बड़ा है और इस जगह चेंज इन वाई छोटा है। तो इसका मतलब यहां पर x को सेम अमाउंट से बढ़ाने पे यहां y कम बढ़ रहा है, यहां y ज्यादा बढ़ रहा है। ये डेल्टा y दिखाया आपको दिखाने में, तो क्योंकि ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए, तो इस जगह y की चेंज फास्ट हो रही है, इस जगह y की चेंज स्लो हो रही है यदि x को चेंज किया जाए तो। यही dy बाई डी एक्स का मतलब होता है। और आप ग्राफ्स को देखकर भी आप बता सकते हैं, और अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये चीज जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, यहाँ पर जो आपने स्लोप देखा है, ये चीज आपने क्या देखी है, स्लोप। इस जगह कम था और इस जगह स्लोप ज्यादा है, और स्लोप को ही मैथ्स में क्या बोलते हैं, टेन थीटा, ठीक है, किसका, टेंजेंट का। तो इसका लग ग्राफिकली dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ अ कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। जो चीज अपन ने पढ़ी है, मैंने dy बाई डी एक्स का ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा,
dy by dx represent slope of curve at that instant. स्लोप ऑफ कर्व को निकालने के लिए ही, इसी चीज को निकालने के लिए मैथ्स में, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये होगा tan थीटा, वेयर थीटा इज दी, ठीक है ना, इसी चीज को tan थीटा बोलेंगे, जहां पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक? चलिए कुछ फॉर्मूलों के साथ साथ कुछ रूल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सम रूल देखते हैं अपन। अगर कोई फंक्शन y जो है वो a प्लस बी दिया हुआ है, प्लस माइनस बी दिया हुआ है, भाई अगर आपने, मैंने बोला सम रूल लिखा है तो आप प्लस और माइनस बी लिख देंगे तो वो a माइनस बी बन जाएगा। तो इसका लाइक यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, सिंपल एडिशन ऑफ dA बाई डी एक्स प्लस माइनस ऑफ dB बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं यही कि यदि मैंने बोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, तो ये a की जैसे बिहेव कर रहा है, ये b की जैसे बिहेव कर रहा है। मैं फॉर्मूलेस यहां पर एक जगह लिख देता हूं कि अगर dy बाई डी एक्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो x की पावर n, तो उसको लिखा जाएगा nx n माइनस वन। अगर dy बाई डी एक्स, जो मैंने कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए बोले, साइन x, तो इसका वैल्यू कितना होगा cos x। 11th में अपना इससे काम चल जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। इससे ज्यादा आपको याद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स ऑफ log x का वैल्यू जो हो जाएगा, या ln x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 बाय एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x जो हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर x, और dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। चलिए अब मैंने बोला यहां पर यदि देखें तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको ln x से कर लीजिए, डी बाई डी एक्स, तो यहां लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अरे डी ए बाई डी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो यदि यहां से अपन देखेंगे तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स मतलब इसके जैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स की पावर एन जैसा दिख रहा है, इसलिए 2x 2 माइनस 1 1, ठीक है ना। बीच में प्लस था इसलिए प्लस ही दे दिया यहां प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसका मतलब a प्लस माइनस बी हो तो आप इस फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, और दोनों को सिंपल एडिशन रख देंगे, या बीच में ऐड है। तो ये हो गया मेरे पास सम रूल, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ए बाई डी एक्स प्लस माइनस ऑफ डी बी बाई डी एक्स इफ ए वाई इज गिवन बाय ए प्लस माइनस ऑफ बी। चलिए प्रोडक्ट रूल देखते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल में देखेंगे तो y इज a इंटू बी, a इंटू बी को मैं लिख देता हूं कि इनमें से किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है, इस किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है। तो मैंने बोला y इज गिवन बाय से x
एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कर देते हैं। अब यदि देखें तो x इज अ फंक्शन a और cos x इज b, तो यदि इसमें प्रोडक्ट रूल देखा जाए तो कैसे लगता है, dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ a। मतलब एक को डिफ्रेंशिएट करें, दूसरे को कांस्टेंट रखें, दूसरे को डिफरेंशिएट करें और पहले को कांस्टेंट रख दें, ऐसा करेंगे। एग्जांपल अपन ने यहां पहले ही लिया हुआ है, इसी एग्जांपल से मैं समझता हूं। तो मैंने dy बाई डी एक्स, यदि यहां देखेंगे तो x को बाहर रहने दिया, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x बनेगा, एक को बाहर रखा, एक को डिफरेंशिएट किया, एक को बाहर एक को डिफरेंशिएट, cos x को बाहर रखा क्योंकि पहले cos x का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो cos x को बाहर रखा, d बाई डी एक्स बाय डी एक्स। यदि यहां देखें तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां से देख लेते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ये फॉर्मूले हैं, ये मैंने याद करने के लिए बोला है, उस लाइन के उधर फॉर्मूले जो आपको याद करने। तो यदि यहां देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इसकी जगह रिप्लेस किया किससे, साइन x से, और यहां आ गया cos x। तो इसका मतलब मेरे लिए फॉर्मूला हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया माइनस एक्स साइन एक्स cos x। ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है ना। इसको मैं इधर बॉक्स रख लेता हूं। एक का डिफरेंशिएट किया, दूसरे को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहले को कांस्टेंट रखा। यहां 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। अब अपन क्या करेंगे, ए भी बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन सी का करेंगे, फिर ए सी बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन बी का करेंगे, और फिर बी सी बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ए का। मतलब एट अ टाइम एक को डिफरेंशिएट करना है, बाकी जितने भी प्रोडक्ट में क्वांटिटीज हैं उनको हमें क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। ये मेरे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल। ये मेरे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल देखते हैं। क्वोशिएंट रूल का मतलब रूल ऑफ डिवीजन बोला जा सकता है। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b यदि हो, y इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b हो, तो मैं पहले रूल लिख देता हूं। तो इसका मतलब यहां होगा dy बाय डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स ऑफ कैसे डिफाइन करेंगे dy बाय डी एक्स, क्योंकि यहां दो डिवीजन में है, तो b स्क्वायर b डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर dA बाय डी एक्स। a का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो इसका मतलब a बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। यदि हम यहां देखें, मैं एक एग्जांपल से इस चीज को समझा देता हूं। ये मेरे लिए क्वोशिएंट रूल हो गया, इसीलिए मैंने यहां बाकी फॉर्मूले नहीं लिखे जो बाय चांस कभी कभी यूज हो सकते हैं। 10x, cot x, cos x, sin x, sec x, ये फॉर्मूले मैंने नहीं लिखे क्योंकि मैं इसको किससे निकाल लूंगा, क्वोशिएंट रूल से निकाल लूंगा, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी को समझने के लिए। y इज इक्वल्स टू 10x डिफरेंशिएशन करना है, तो बच्चों ने बोला सर 10x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x। अगर 10x को sin x अपॉन cos x लिखा जा सकता है, तो मैंने बोला चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, dy बाय डी एक्स। आपने बोला डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसलिए मैंने cos स्क्वायर x कर दिया। अगर इसको cos स्क्वायर x कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज cos x d बाय डी एक्स ऑफ a sin x, ठीक है ना। फिर sin x को बाहर लेना है, a को बाहर लेना है, sin x d बाय डी एक्स ऑफ cos x। चलिए यदि यहां से देखेंगे तो dy बाय डी एक्स, cos x की जगह था, d बाय डी एक्स ऑफ sin x, d बाय डी एक्स ऑफ sin x बाय फॉर्मूला cos x अगेन, ठीक है। यहां माइनस साइन है बीच में, ठीक है ना। तो sin x एंड d बाय डी एक्स ऑफ cos x, ये देखिए, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ sin x, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। आप जानते हैं क्या होता है,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसका मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब tan x का डिफरेंशिएशन dy बाय dx कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इसीलिए मैंने cot x का फॉर्मूला नहीं लिखाया। अगर यही मैं लिख देता हूं भाई cosec x, तो cosec x भी फॉर्मूले में आ सकता है, लेकिन अपन उसको क्या लिख देंगे 1/sin x। तो मेरे लिए 1 एक फंक्शन हो गया, sin x एक फंक्शन हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a बाय b लगाकर मैं दोबारा इस चीज को सॉल्व कर सकता हूं। तो इसका मतलब अपने को इतने फॉर्मूले याद यदि करेंगे तो अपना काम चल जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये अपने पास 3 रूल हुए, सम रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया एंड क्वोशिएंट रूल हो गया। आपको इन चीजों को जो मैंने बॉक्स में बंद करे हैं इनको आपको ध्यान रखना है। दोबारा बोल देता हूं, y इज टू a प्लस माइनस b है, तो dy बाई डी एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस माइनस ऑफ डी बी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन और इसके डिफरेंशिएशन का ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो साइन यूज हो रहा है। यदि प्रोडक्ट में कोई चीज है तो इसका मतलब एक को डिफरेंशिएट करिए, बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे। यहां पर 2 चीजें हैं, तो b को डिफरेंशिएट किया तो a को बाहर रख लिया। अब मैंने पहले b को डिफरेंशिएट किया था तो b को बाहर रखा और a को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है ना? अगर यहां क्वोशिएंट रूल देखें a बाय b, 2 फंक्शन को डिवाइड कर दें तो b को बाहर रखा, a को डिफरेंशिएट किया, a को बाहर रखा, b को डिफरेंशिएट किया अपॉन b स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंशिएशन का या वेलोसिटी का भी बोल सकते हैं। मैं दोबारा फॉर्मूले यहां रख देता हूं जो आप लोगों को याद करने हैं। तो इसका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट की बात करी जाए, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज कभी होगा ही नहीं, इसलिए 0। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n किया जाए तो एन एक्स एन माइनस 1 होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स देखा जाए तो कॉस एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो देखा जाएगा तो वो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स देखेंगे तो 1 बाय एक्स आएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स देखेंगे तो ई की पावर एक्स आएगा, सेम रह जाता है। 1 2 3 4 5 6 कम से कम एटलीस्ट, ज्यादा याद है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन एटलीस्ट आपको ये 6 फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं अभी शुरुआत में ये साइड में रखकर चलूंगा, कैसे यूज करना है ये देखते हैं। अब फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, अगर कहीं सिर्फ वेलोसिटी भी लिखा हुआ है, ध्यान दें, दोबारा बोल रहा हूं, यदि सिर्फ वेलोसिटी लिखा हुआ है, ना एवरेज लिखा है ना इंस्टेंटेनियस लिखा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इटसेल्फ मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज लिखना जरूरी है यदि एवरेज कोई क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, लेकिन इंस्टेंटेनियस लिखना जरूरी नहीं है। वेलोसिटी का मतलब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। हाँ, एवरेज यदि पूछना होगा तो वो बोलेगा फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अपन ने 2 तरह की वेलोसिटी देखी थी, तो मैंने बोला वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया कि यहां पर डी आर बाई डी टी आएगा, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर, और यहां पर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। तो इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी, पोजीशन को एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब वेलोसिटी कहीं भी निकाल लियो। मैं वापस अपने टॉपिक पर आ गया, काइनेमेटिक्स पर। बीच में अपन मैथ्स में चले गए थे, हाउ टू यूज या व्हाट इज डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल एक आया डिफरेंशिएशन जो वेलोसिटी निकालने के लिए काम आता है, तो उसको अपन ने पढ़ा, और उसके बाद अब उसको अपने को काइनेमेटिक्स में कैसे यूज करना है ये देखते हैं। तो v इज टू डी आर बाई डी टी और यहाँ डी एक्स बाय डी टी है। चलिए अब यदि यहां से देखेंगे तो मैं पहले क्वेश्चन पर आ जाता हूं। तो मैंने ना वेलोसिटी इज गिवन बाय डी एक्स बाय डी टी, और x का फंक्शन जो दिया हुआ है वो है v इज टू डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर हाफ। रूट टी को मैं टी की पावर हाफ लिख सकता हूं। यदि यहां से अपन देखेंगे तो अब अपने लिए ये टी
की पावर n, जैसे यहाँ पर x की पावर n था, यहाँ x को t से रिप्लेस कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेटर यदि बदल देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर t की पावर हाफ है, मतलब n की जगह हाफ दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा n मतलब 1/2 t n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1, तो इसका लगे आ गया 1/2 माइनस हाफ आ गया, इसलिए 1/2 रूट ऑफ t। ये मेरे लिए v का आंसर हो गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन ने इस तरह से यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन पर आ जाता हूं दोबारा, इसका सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल्स टू dx बाय dt, v इज इक्वल्स टू dx बाय dt दिया हुआ है, तो मैंने v तो v की जगह रखा, d बाय dt ऑफ x की वैल्यू देख दी, t की पावर 5, t की पावर 4 एंड 7। अब यहां पर फंक्शन एडिशन में, तो आपने बोला सर सम रूल का मतलब इसको अलग डिफरेंशिएट कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी और यहां डी बाई डी टी ऑफ 7, अरे बाय सम रूल ये वापस अपना x की पावर n जैसा दिख रहा है, तो v का फंक्शन यहां से आ जाएगा n, x की जगह t है, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4t क्यूब एंड 7 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपन ने ऊपर ही ऊपर लिखा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका मतलब v का फंक्शन बन गया यहां से 5t की पावर 4 प्लस 4t क्यूब आंसर। इस तरह से डिफरेंशिएशन यूज करना है। ये अपना वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रही है। अरे मैंने क्या बताया था कि कौन सी है कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी समय की, किसी भी समय की का मतलब यदि यहाँ पर t की वैल्यू 1 डाल देता हूं तो वेलोसिटी 1/2, अगर t का वैल्यू 4 डाल देता हूं तो वेलोसिटी 1/4 मीटर पर सेकंड, मतलब जो टाइम डालूंगा उसी समय मैंने वॉच देखी और उसी समय की मैं क्या बता सकता हूं, यहाँ की वेलोसिटी बता सकता हूं, इसीलिए बोलते हैं इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, ऐसे यूज करना है इसको। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि यहां से अपन ने देखा v का वैल्यू, तो v वापस बाय फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला हो गया अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है और यहाँ पे पोजीशन x से गिवन है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे पोजीशन की जगह x आ गया क्योंकि x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ, पोजीशन की वैल्यू रख देता हूं थर्ड वाली, तो टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन रूट टी माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर। वापस यहां पर सम रूल ही लग जाएगा, मतलब इंडिविजुअली सबको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ 4 अपॉन रूट टी एंड डी बाई डी टी ऑफ 3 अपॉन टी स्क्वायर। यदि यहां से देखें तो ये अपने पास सम रूल था, तो प्लस और माइनस जैसे के जैसा यूज कर दिया, ये t की पावर n बन गया, t की पावर n बन गया तो इसको लिखा जा सकता है 2t, 2 माइनस 1 मतलब 1, यहां पर 4 बाहर आ गया होगा और इस चीज को ये रूट ऑफ t था तो मैं इसको अलग से बता देता हूं, तो इसका मतलब 4 कांस्टेंट हो गया। ये एक तरह से प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, आप ये मानिए। लेकिन यदि किसी ने बोला नहीं तो मैंने बोला ऐसे भी माना जा सकता है 4 डी बाई डी टी ऑफ, इसको मैं अलग से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर माइनस हाफ, प्रोडक्ट रूल ये एंड टी की पावर माइनस हाफ बाहर आ जाएगा लेकिन डी बाई डी टी ऑफ 4 बनेगा। अब बताइए 4 का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका लगे वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा। इसका मतलब लोगों को लगता है कांस्टेंट अपन ने क्या ले लिया बाहर। आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी उसको आप डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे, क्योंकि उससे उसके चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो एक कांस्टेंट की तरह तो ये बाहर आ गया। ये जो है टी की पावर माइनस हाफ, ये अपने को एक्स की पावर एन जैसा ही दिख रहा है, तो इसलिए इसके लिए मैंने बोला एन एक्स मतलब -1/2
-1/2 माइनस आप +1 सॉरी -1 तो -3/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब t की पावर -3/2। सिमिलरली 3 बाहर आ गया, t की पावर -2 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा -2 t -3। इसको हटा दो। 3 बाहर आ गया, मैंने अभी अभी बताया कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, t की पावर -2 का डिफरेंशिएशन होगा -2 t की पावर -2 -1 मतलब -3। ये माइनस पहले से था तो ये प्लस बन जाएगा, तो इसका लग यहाँ वेलोसिटी फंक्शन आ गया 2t प्लस ये माइनस में बन जाएगा -2 4/2 2 बन गया, और t की पावर क्यूब रूट लगा देते हैं, 3/2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं +6/t क्यूब। तो ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला जा सकता है। ये डिफरेंशिएशन का यूज भी हो गया, एंड हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी कर लिया। आपको यहाँ पर सिर्फ ये फॉर्मूलेस ध्यान रखना है और एडिशन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल ध्यान रखना है। ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से इसको काइनेमेटिक्स में यूज किया जा सकता है टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी के अंदर भी डिफरेंस मालूम चलेगा। इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x = t³ + 3t² + 5, ये इस तरह से पोजीशन वेरी कर रही है। यदि ये y मतलब पार्टिकल इज मूविंग ऑन एन x एक्सिस, उसका किस समय कहां पर है वो चीज, वो फंक्शन दिया हुआ है कि वो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे है, वो है t³ + 3t² + 5। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में। इसका मतलब मैं यदि यहाँ 0 डालता हूं तो इसका मतलब 0 यदि डालते हैं तो t की जगह 0 यहाँ 0 डाला, तो इसका मतलब मेरे पास एट t = 0 x का वैल्यू आ जाएगा, x इनिशियल जिसको बोलेंगे x एट, और इनिशियल पॉइंट को जिसको बोलेंगे 0 + 0 + 5। तो मतलब t बराबर उस पर पार्टिकल यहां था 0 पर। अब मैंने बोला कि जैसे ही t = 2 सेकेंड हुआ, t = 2 सेकेंड हुआ, उसके बीच में मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने देखा पार्टिकल यहां था और बाद 2 सेकेंड बाद मेरी आंख खुली तो वो यहां था। तो इसका मतलब 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहां पर था, तो मैंने बोला 8 + 2 यहां पर डाल दिया तो 4 3 12 + 5, तो इसका लगे कितना आ गया 25। अब एवरेज को इससे बीच के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, वो इसको देखेगा भी नहीं, वो बोलेगा बताइए फाइनल पोजीशन क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज x2 - x1 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका फाइनल पोजीशन अपने पास कितनी होगी 25, इनिशियल पोजीशन क्या होगी 5, एंड टोटल टाइम कितना हो गया 2। तो इसका एवरेज वेलोसिटी इसकी आई 10 मीटर/सेकेंड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसने तो इस जगह को देखा और इस जगह को देखा, बीच से कोई मतलब नहीं रखा, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है t = 1 से। अब वो इतनी दूर नहीं जाएगा, इस डिस्टेंस उसको कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है कि नेक्स्ट पल, अगले ही क्षण वो कहां है नेक्स्ट मूवमेंट पर किस जगह, इसका मतलब वो यहां से यहां पहुंचा है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा उसमें x का जो चेंज होगा वो वेरी 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 स्मॉल होगा, और उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास टूल है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब यदि मैं इसकी वैल्यू यहां पर रख दूं x की, तो d/dt ऑफ x को सब्स्टिट्यूट किया t³ + 3t² + 5, इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो v = d/dt ऑफ t³ + d/dt ऑफ 3t² + d/dt ऑफ 5। यदि यहां देखें तो ये 0 आएगा, ये 60 आएगा और ये 3t² आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी मेरे पास आ गया है
वेलोसिटी मेरे पास आ गया यहां से, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, यहां लिख देता हूं। तो v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस ऑफ 0 आ रहा है। अगर ये वेलोसिटी आ रहा है, लेकिन मैंने वेलोसिटी के तो ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम में जो टाइम डालूंगा उस जगह का आ जाएगा, ये इसी मूवमेंट का आएगा, यहां का अगले क्षण में बता रहा है कि देख के बता रहा है। इसको दो पोजीशन की जरूरत नहीं होती है, इसको समय की जरूरत होती है। ठीक है, अगला पोजीशन जो होता है वो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस आगे होता है, 9 से 9.000 अप टू इनफाइनाइट 0 एंड देन 1 कब हुआ होगा, कितनी देर में हुआ होगा या किस रेट से हुआ होगा, वो अपन निकाल रहे हैं। यहां 1 डाल दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 0 और ये मीटर पर सेकेंड में, इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी इस समय 9 मीटर पर सेकेंड है। ओ सॉरी, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस इसकी कितनी है 9। देखिए एवरेज आई 10 और इंस्टेंटेनियस आई 9, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। कई बच्चे सोचते हैं कि v1 प्लस v2/2 लगा देंगे, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में फॉर्मूला होता है, वरना आप देखिए कि 2 सेकंड पर 10 थी, तो ऐसा नहीं है कि 10/2 एवरेज वेलोसिटी आ गया। इसकी एवरेज वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आई 9, और एवरेज और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसलिए कोई और फॉर्मूला नहीं। इंस्टेंटेनियस जब भी आएगा आपको dx/dt करना है, एवरेज निकालने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है। क्लियर है यहां तक? एक वेक्टर में ले लेते अपन, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजीशन वेक्टर है ये 2ti प्लस टी स्क्वायर जे माइनस 5t के। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो रेंडमली अपना स्पेस में चल रहा है, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट कवर कर रहा है। यदि यहां देखें तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन इंटरवल 0 to 2 सेकेंड चाहिए, मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो वापस मैं यदि देखूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा, ये साइन एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, तो आर फाइनल सही है ना। अब यदि मेरे से बात करी जाए आर फाइनल पोजीशन की, तो अगर फाइनल पोजीशन की बात करेंगे यहां से, तो इसका मतलब मैंने टी की जगह 2 डाल दिया, तो इसका मतलब टी की जगह 2 डाल देंगे तो ये फाइनल आ जाएगा, क्योंकि 2 फाइनल पॉइंट है। तो इसका मतलब ये बनेगा वेक्टर 4i 2 की जगह प्लस 4j माइनस ऑफ 10k। ठीक है ना। अगर यहां देखें इनिशियल यदि डाल दिया जाए तो इनिशियल इसका बनेगा 0i प्लस 0j माइनस 0k। तो इसका मतलब यदि यहां से एवरेज की बात करी जाए तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है, तो 4i प्लस 4j माइनस ऑफ 10k डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 2। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी, कितनी निकल कर आएगी 2i प्लस 2j माइनस ऑफ 5k इन मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला था कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम। डिस्प्लेसमेंट आपका ये क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी ये क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, क्योंकि यदि इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम, और नंबर स्केलर नंबर्स में मल्टीप्लाई करने से वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। चलिए डिफरेंशिएशन वेक्टर में देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वेक्टर से। आपने बोला वेलोसिटी इज गिवन बाय dr/dt वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर। यदि अपन यहां देखेंगे तो d/dt ऑफ 2ti प्लस d/dt ऑफ टी स्क्वायर जे, अरे पोजीशन वेक्टर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड d/dt माइनस 5 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, अभी ऐसे लिख देता हूं d/dt ऑफ माइनस 5tk। आई का कोई लेना देना नहीं है, आई सिर्फ वैल्यू में रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा d/dt ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, मैंने बताया था कांस्टेंट बाहर आ जाता है, dt/dt 1 हो गया, तो इसका लगे 2i बनेगा वेलोसिटी। टी स्क्वायर बाहर सॉरी टी स्क्वायर मतलब टी की पावर n, x की पावर n जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे 2nx
n-1, 2-1 मतलब 1, लेकिन यहां क्या था वेक्टर j, इसलिए यहां j, और -5 बाहर आ गया, dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब -5 k। तो मेरे पास वेलोसिटी फंक्शन बन गया, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, 2i प्लस 2tj माइनस ऑफ 5k। ये मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया। यहां पर मैं टाइम की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, 1 सेकंड पर अलग आएगी, 2 सेकंड पर अलग आएगी, 3 सेकंड पर अलग आएगी, और ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी हो गया। कुल मिलाकर वेक्टर का कोई मतलब नहीं है, वेक्टर को आपको वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आई जो है वो डायरेक्शन फिक्स्ड ही है, अपन रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं कर रहे हैं, तो आई, जे और के आपका एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, बस उसके साथ जो फंक्शन है वो अपने को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है यहां तक? तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गई, एवरेज वेलोसिटी ये होगी। एवरेज वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, फाइनल पोजीशन निकाल ली, इनिशियल पोजीशन निकाली, दोनों को सिंपल सबट्रैक्ट कर दिया बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr बाई dt, r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। यहां ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन डिफरेंशिएशन पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। तो आपने बोला पार्टिकल इज मूविंग ऑन एन एक्स एक्सिस, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन एन एक्स एक्सिस, ठीक है, कि पार्टिकल ले लेते हैं अपन कुछ और ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है, सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद अ रिलेशन। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद अ रिलेशन 2t³ माइनस 6t² प्लस 60 प्लस 8 से वेरी कर रहा है। मतलब t=1 पर उसकी, t=0 पर उसकी पोजीशन 8 होगी, t=1 पर उसकी पोजीशन 10 हो जाएगी। ऐसे वो कंटिन्यूसली अलग अलग समय पर अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट पर है, और एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन समय के साथ ऐसा दिया हुआ है, टाइम के साथ ऐसा दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब find instantaneous velocity of particle at t=1। now instantaneous velocity का यदि अपन देखें तो instantaneous velocity is defined as ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन होगी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v=dx/dt है तो मैंने पोजीशन को यहां पुट करने की कोशिश करी, तो पोजीशन को यदि पुट कर रहा हूं तो d/dt ऑफ मेरे पास क्या आएगा 2t³ माइनस ऑफ 60² प्लस ऑफ 60 प्लस ऑफ 8। ये पोजीशन को मैंने रख दिया। क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूला है क्या, ये डेफिनेशन है। देखो फिजिक्स के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एंड लॉस। फॉर्मूलाज आर ऑलवेज कंडीशनल, अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं, लेकिन लॉस और डेफिनेशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड रेट इज d/dt ऑफ x। क्लियर है यहाँ? अब यदि अपन यहां से देखें तो मैंने बोला वेलोसिटी कैन बी रिटन एज d/dt ऑफ 2t³ माइनस d/dt ऑफ 60² प्लस d/dt ऑफ 60 एंड प्लस d/dt ऑफ 8। हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने, इससे ज्यादा अपने को कल अपन ने देखे थे 7 फॉर्मूलेज बेसिक है, जिनसे ही अपना क्लास 11th और फिजिक्स का काम चल जाएगा। क्लियर है? आप मैथ्स में डिफरेंशिएशन एज अ चैप्टर पढ़ेंगे बहुत समय तक, तब आप सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। अभी अपने को जो जरूरत पड़ने पा रही है, जो अपना मेन फिजिक्स में यूज है डिफरेंशिएशन का, वो है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। चलिए यहां पर देखें,
v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 2t क्यूब, तो इसका इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज आएगी 6t स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं जो मैं यूज कर रहा हूं, d बाय डी टी यदि t की पावर n का होता है तो nt n-1 यूज करते हैं, nt n-1 यूज करते हैं, तो ये हो गया 6t स्क्वायर, ठीक है ना, 2 बाहर था, 3t 3-1 ये, सिमिलरली 6 बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 2t 2-1 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 6 बाहर आ गया, dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो 6 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था 0। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी का फंक्शन बन गया v इज इक्वल टू 6 को कॉमन ले लेता हूं, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बन जाएगा, तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया। इसने बोला वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 1, यदि यहाँ मैं t इज इक्वल टू 1 डाल दूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1 डालते ही t की वैल्यू यदि 1 डाल देता हूं तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी 1 माइनस 2 प्लस 1 मतलब 2 माइनस 2 इज 0, तो इसका मतलब वेलोसिटी विल बिकम 0, वेलोसिटी विल बिकम 0 एट t इज इक्वल टू 1। इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। इसी में एक और चीज पूछी जा सकती है, मैं यही थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इंस्टेंटेनियस की जगह इनिशियल लिख दिया होता, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई, कब पूछी गई, t इज इक्वल टू 1 की जगह, मैं इस पूरी की जगह बोल देता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब इनिशियल का मतलब हुआ वेलोसिटी व्हेन मोशन वाज स्टार्टेड, मोशन वाज स्टार्टेड अपन रेफरेंस क्या लेते हैं 0 सेकंड, जिस समय अपन ने स्टॉप वॉच चालू करी वो अपने लिए इनिशियल पॉइंट हुआ, और स्टॉप वॉच चालू करी मतलब उस समय t का वैल्यू क्या है 0, तो यहां 0 यदि डाल दें तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या आएगी 6। तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 6 थी, 6 मीटर पर सेकेंड, एंड t इज इक्वल टू 1 पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, 6 से 0 हो रही है। खैर अभी तो मेरा क्वेश्चन था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1, तो यदि मैं यहां 1 डाल देता हूं तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी आ जाएगी, और मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, पहले का आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 1। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 1 सेकेंड। चलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं फाइनल पोजीशन सही है। अब मुझे पोजीशन निकालनी है, पोजीशन इज गिवन बाय एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो फाइनल पोजीशन मतलब एक्स फाइनल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो पोजीशन आएगी वो हमारी फाइनल पोजीशन होगी, तो यहां रख देते हैं, तो ये आ गया x इज इक्वल टू, इस जगह रख रहा हूं 2, यहां 1 रख दिया, माइनस 6 1 रख दिया, प्लस ऑफ 6 एंड प्लस ऑफ 8, ये कैंसिल आउट हो गया, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल वॉज एट x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब शुरू ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल कहां पहुंच गया, x इज इक्वल टू 10 पर पहुंच गया। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल कहां है, x इज इक्वल टू 10 पर है। चलिए इनिशियल 0 वॉज इनिशियल, तो इसका मतलब x इनिशियल, इनिशियल पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, यहां 0 डाल देते हैं, तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन इज
तो इनिशियल पोजीशन आपकी आ रही है t इज इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन आ रही है x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब मेरे पास अब देखें तो फाइनल पोजीशन इज 10, इनिशियल पोजीशन इज 8 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब कितना हो गया 0 और 1, तो इसका मतलब 1। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे एवरेज वेलोसिटी का आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 to 1 सेकेंड में यदि अपन निकालेंगे तो वो कितनी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन यहां समय दिया है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0। हमें पोजीशन निकालनी है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0। हमें उस समय की पोजीशन निकालनी है जिस समय वेलोसिटी क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, चलिए अब आप मुझे ये बताइए वेलोसिटी कहां 0 है। तो मैंने बोला इसने क्वेश्चन में दिया है, वैसे अपना तो निकल ही गया वेलोसिटी 1 सेकेंड पर 0 थी, लेकिन यदि बाय चांस ये नहीं होता क्वेश्चन डायरेक्ट ये कर रहे होते तो इसका लाइक इसमें दिया हुआ है व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, मतलब v0 दिया हुआ है। ये गिवन है, ये गिवन कंडीशन है। दोबारा देखें, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0 मतलब v इज इक्वल टू 0 गिवन है। चेक कीजिए, अगर v इज इक्वल टू 0 गिवन है लेकिन मेरे को यहां तो v नहीं है, यहां तो पोजीशन है, तो इसका मतलब मुझे इस v को निकालना होगा और v इज गिवन बाय dx बाय dt। अब मुझे x गिवन है यहां पर, तो x गिवन है तो d बाय dt ऑफ 2t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस ऑफ 60 प्लस ऑफ 8 कर दिया। यदि यहां से अपन देखेंगे तो ये आ गया 60 स्क्वायर माइनस ऑफ 12t प्लस ऑफ 6। तो इसका मतलब वेलोसिटी को लिख सकता हूं, वेलोसिटी को लिख सकता हूं 6 कॉमन आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस ऑफ 1। इसका मतलब मैंने वेलोसिटी को लिख दिया 6t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है। अब मुझे गिवन है v इज इक्वल टू 0, मतलब v की जगह 0 में रख सकता हूं, ये गिवन है देखिए बार बार। तो इसका मतलब यहां 0 रखा तो इसका मतलब मेरे पास t का वैल्यू आ जाएगा व्हेन v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना आया 1, मतलब v इज 0 या पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट t इज इक्वल टू 1। अब t इज इक्वल टू 1 पर इसका क्या चाहिए, कब चाहिए मुझे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चाहिए था, लेकिन उस समय चाहिए था जब वेलोसिटी 0 हो। तो वेलोसिटी 0 हो तो मेरे को इस तरह से सॉल्व करना था, ये अलग बात है। यहां तो मुझे डायरेक्टली पता था 1 सेकंड पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन मैंने लगा यदि फर्स्ट पार्ट नहीं होता, डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता, तो इसका मतलब इस तरीके से करते हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई 0 कब हुई है, जब t इज इक्वल टू 1 है। उस जगह क्या पूछा गया है, पोजीशन पूछा गया है। तो इसका मतलब पोजीशन पूछा गया है, तो मैं यदि यहां पर वैल्यू रख देता हूं 1 तो मेरे पास पोजीशन आ जाएगी, और वो मेरी पोजीशन कितनी आ रही है 1 रखने पर, आप पहले ही जान चुके हैं कि 1 सेकंड में पार्टिकल कहां था 10 पर। तो इसका आंसर हो गया 10 मीटर।